नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं संजय सर नॉलेज कैंपस के इस आधुनिक भारत की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो टॉपिक आप लोगों की सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशंस, चाहे वो प्रीलिम्स हो, एमपीपीएससी हो या मेंस हो, यूपीएससी की प्रीलिम्स हो या मेंस हो, सब जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि हर बार एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स में एक ना एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि ये स्टेटमेंट किसने किसके लिए कहा या किसने कहा, ठीक है। और मेंस की एग्जामिनेशन में जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, आधुनिक भारत में कोई क्वेश्चन आता है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी नेता के बारे में, किसी घटना के बारे में, और अगर आप किसी हिस्टोरिकल पर्सन के उस स्टेटमेंट को कोट कर देते हैं तो आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए मैंने जितने भी पॉसिबल हो पाया है, मुझे जितने अच्छे मिले, आधुनिक भारत के तमाम बड़े स्टेटमेंट्स, हिस्टोरिकल स्टेटमेंट्स जो किसी नेता ने कहे हैं उन सब पर, और या किसी घटना के संदर्भ में किसी ने कहे हैं, इन सब पर मैंने एक निकाला है डेटा। आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। प्रीलिम्स वाले और मेंस वाले इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल की वीडियोस को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ों को पहुँचाएँ। नॉलेज कैंपस आप लोगों का पीएससी में सिलेक्शन कराने के लिए कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम कर रहा है। भविष्य में आपको वो दिखाई भी देंगे और इसके लिए आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। सो दोस्तों, इस चीज़ को समझते हुए आप लोग ये वीडियो देखें कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट्स की मैं बात करूं तो एक स्टेटमेंट जो बाल गंगाधर तिलक का है, क्या स्टेटमेंट है कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये किसने कहा था? तिलक ने कहा था। बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। अभी इसके पहले हमने तिलक की क्लास में भी इसको पढ़ा था। बाल गंगाधर तिलक ने कुछ और स्टेटमेंट भी दिए। एक सच्चा राष्ट्रवादी पुरानी आधारशिलाओं पर निर्माण करने की इच्छा रखता है। ये स्टेटमेंट उन्होंने इंडियन संस्कृति के संदर्भ में कहा था कि एक राष्ट्रवादी वो होता है जो पुरानी आधारशिलाएं हैं, हमारी जो स्टोन है, जो हमारा बेस है, उस पर निर्माण करने की योग्यता और इच्छा रखता है। ये तिलक ने कहा था। एक बात और तिलक का बहुत अच्छा कि भाट की तरह गुनगुनाने से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। स्वतंत्रता के लिए शिवाजी और बाजीराव की तरह साहसी कार्य करने होंगे। ये स्टेटमेंट भी किसका है? तिलक का है। जैसे आपको पीएससी में सिलेक्शन लेना है, योजनाएं बना रहे हैं, टाइम टेबल बना रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, मगर साहसी काम नहीं कर रहे, जो है मेहनत, जो है प्लानिंग, जी तोड़ मेहनत। तो तिलक ने कहा था भैया, कांग्रेस को संबोधित करते हुए नरम दल के नेताओं को, कि ऐसे बार बार चिल्लाने से काम नहीं होगा। शिवाजी की तरह आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी और लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। ये इनका स्टेटमेंट था। बाल गंगाधर तिलक का एक स्टेटमेंट हो, यदि ईश्वर भी अनटचेबिलिटी को स्वीकार करे तो मैं उस ईश्वर को स्वीकार नहीं करूंगा। हालांकि ये स्टेटमेंट बाद में कई और नेताओं ने भी रिपीट किया है, गांधी जी ने भी रिपीट किया था। तो अनटचेबिलिटी को भगवान स्वीकार करेगा तो मैं भगवान को स्वीकार नहीं कहूंगा। ये स्टेटमेंट है जो बाद में कई लोगों ने रिपीट भी किया। जिन्ना ने कहा था, जिन्ना का बहुत जिक्र होगा अभी, है ना, क्योंकि उनके बिना भारत की आज़ादी का वो हिस्सा तो है ही सही। फ्रीडम मूवमेंट में उनकी भी एक चरित्र की भूमिका रही है, तो वो बार बार जिक्र होगा। इसीलिए मैं जिन्ना के बारे में कुछ बताऊं तो कोई मुझे देश विरोधी घोषित ना कर दे। पर आधुनिक भारत के इतिहास में हम पढ़ते हैं तो हम जिन्ना को भी पढ़ना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली मगर पढ़ना पड़ेगा। तो क्रिप्स मिशन पाकिस्तान का उपहास है, ये जिन्ना ने कहा था। जब क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, तो पाकिस्तान की डिमांड को उन्होंने कुछ बताया नहीं, इसीलिए उन्होंने कहा था कि भाई पाकिस्तान का उपहास है, मजाक है ये। एक स्टेटमेंट जिन्ना का और है,
हम सब इस धरती के बेटे हैं, हमें साथ साथ रहना है। मेरी बात मानिए, भारत तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि हिंदू और मुसलमान एक नहीं हो जाते। आप लोगों को झटका लगा होगा, ये जिन्ना का है। अरे जिन्ना ने बोला, मगर साहब जिन्ना ने तब बोला था जब वो जवान हुआ करते थे। जिन्ना ने तब बोला था जब वो क्रांति के फेस में थे, मतलब यंग और आधुनिक भारत के शुरुआती फेस में थे। मतलब आप समझिए कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब कांग्रेस से जुड़े थे तब उन्होंने कहा था। जिन्ना साहब की जवानी अच्छी थी, उनका बुढ़ापा बहुत बिगड़ गया था। उन्होंने फिर जब वो जैसे बूढ़े होते चले गए, उनके अंदर सांप्रदायिकता की भावना घर करती चली गई और फिर उनके स्टेटमेंट से उनके मुंह से जहर निकलता था। मगर शुरुआत में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। अब मैंने ये स्टेटमेंट इसलिए रख लिया कि मान लो अगर एग्जाम में पूछ लिया तो कोई भी जिन्ना को नहीं लगाएगा, है ना, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता वो ऐसा भी बोलेगा। मगर व्यक्ति वक्त के साथ बदलता है। जब व्यक्ति बदलता है तो उसके विचार बदलते हैं, उसकी समझ बदलती है, उसकी जुबान बदलती है। तो यहां पर उनकी जुबान तब की है जब वो भारत को अपना मुल्क मानते थे, मगर बाद की जुबान उनकी बदली जब वो पाकिस्तान को मुल्क मानने लगे। तो साहब ऐसे ही होता है, एक घर में दो भाई रहते हैं तो उनके लिए वो एक अपना घर है, मगर वहीं अगर वो अलग घर में चला जाए एक भाई तो उसके लिए वो घर हो जाता है। तो कुछ इसी तरह से इनके साथ भी हो गया। इन्होंने देश को तोड़ा और इसीलिए हमारे लिए बहुत ही देश विरोधी व्यक्ति हैं। मगर शुरुआत में इनके कुछ स्टेटमेंट हैं, उन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं, ये किसने कहा था? ये शिरोल ने कहा था, जिनके ऊपर उन्होंने मुकदमा भी किया था। अरविंद घोष भारतीय असंतोष का परिणाम है, ये भी शिरोल ने कहा था। ठीक है, एक रिपोर्टर हैं जिन्होंने किताब लिखी थी इंडियन अनरेस्ट, तो उन्होंने कहा था कि जो अरविंद घोष है भारतीय असंतोष, डिससेटिस्फेक्शन का परिणाम है। शैतान तभी भीतर आ सकता है जब उसे आने का मार्ग मिले, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जब तक रास्ता नहीं मिलेगा शैतान नहीं आएगा। ये उन्होंने अपनी बुराइयों और भारतीय स्वतंत्रता के दौरान स्टेटमेंट दिया था। अंग्रेज भारत को छोड़ेंगे तब इसमें सिर्फ एक दलदल और कीचड़ होगा, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जब डिमांड उठ रही थी ना कि भारत को छोड़ दो, अंग्रेज लोग छोड़ दो, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो इन्होंने कहा था अंग्रेज तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि यहाँ की सारी जो प्योरिटी है वो खत्म ना कर दे। यानी कि जब दलदल हो जाएगा, भारत कीचड़ हो जाएगा, सारा अच्छा पानी ये चूस लेंगे, तब हिंदुस्तान को छोड़ करके जाएंगे। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्टेटमेंट है। मौलाना आजाद का एक स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर हुआ, जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं। जब जिन्ना और नेहरू का कंपैरिजन होता था, खासतौर पे आज़ादी के कुछ समय पहले की बात है, तो आजाद साहब ने कहा था कि जिन्ना सिर्फ सत्ता चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है, वो राजनीतिज्ञ है, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं। ये स्टेटमेंट भी दिमाग में रखिएगा आप लोग, मेंस के लिए ये चीजें आप लोगों के काम आएंगी बहुत। फिर एक स्टेटमेंट है, सर सैयद अहमद खान ने कहा था कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस की अधिक शासन की मांग का अर्थ है मुसलमानों पर हिंदू वर्ग का शासन, हमें मिलकर रहना चाहिए, अगर हम अलग हुए तो हमारा पतन हो जाएगा। ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था, जिनके कारण अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन शुरू हुआ था। हिंदू, मुसलमान और ईसाई धार्मिक शब्द नहीं, एक राष्ट्र के अंग हैं, ये भी कहा था कि इन्होंने सर सैयद अहमद खान ने। हिंदू मुसलमान भारत माता की दो आंखें हैं, ये भी कहा था सर सैयद अहमद खान ने। युद्ध ने भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक अवसर दिया है, हमें केवल वचन पर निर्भर रखकर इसे खोना नहीं चाहिए, ये मौलाना आजाद ने कहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पर। अगर मनुष्य में दिव्यता हो सकती है तो वह नौरोजी में थी, ये गोखले ने कहा था। ये मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को कि अगर मनुष्य के अंदर कहीं भगवान वास करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नौरोजी के अंदर करता है, ये गोखले ने कहा था नौरोजी के संदर्भ में। करजन ने वही किया जो औरंगजेब ने किया, ये काम किया, एक काम स्टेटमेंट दिया था गोखले ने। यानी करजन की औरंगजेब के साथ तुलना किस राष्ट्रवादी नेता ने की? गोखले ने की। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। प्रीलिम्स के बच्चे इसको 10-12 बार एक बार बस देख लेना, आपका एक ना एक क्वेश्चन से हो जाएगा। और मेंस के बच्चे इन स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर लेना कब? जब आप मेंस में कोई भी आंसर लिख रहे हो, चाहे वो करजन के बारे में हो, चाहे इन स्टेटमेंट से संबंधित कोई भी मेंस की आंसर राइटिंग करो, इन स्टेटमेंट्स का प्रयोग करना, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। इंग्लैंड हमारा पथ प्रदर्शक है, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा।
पथ प्रदर्शक का मतलब कि इंग्लैंड हमें रास्ता दिखा सकता है, ये बनर्जी का ऐसा मानना था, जो कि नरम दल के नेता थे। गोखले स्वशासन के महान देवदूत थे, ये मोतीलाल नेहरू ने कहा कि गोखले साहब जो थे, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट के एक देवदूत हैं। असहयोग आंदोलन को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये कहा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी उन व्यक्तियों में शामिल थे जो असहयोग आंदोलन का विरोध करते थे। उन्होंने कहा इसको नेशनल प्रोग्राम मत बनाओ, क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी नरम दल के थे, उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी अलग थी। स्वराजियों का कार्यक्रम बेकार और निरर्थक है, उन्होंने स्वराज दल के बारे में कहा था, जिसकी स्थापना हुई थी 1923 में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और हमारे लाला लाजपत राय इनके सहयोग से। तो उन्होंने कहा था कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कि इनका जो प्रोग्राम है वो सब बेकार है भैया, कोई मतलब का नहीं है। गोखले भारत के प्रथम कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीतिज्ञ का मतलब होता है डिप्लोमेट्स, ठीक है ना। ये कहा था नेहरू जी ने गोखले के संदर्भ में। वो ऐसे डिप्लोमेट्स थे जो भारतीय हितों को अंग्रेजों के सामने रख करके अपनी मांगे मनवा भी लेते थे, उन्होंने कहा था, इसलिए वो बड़े डिप्लोमेट्स थे। एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा है सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला आपको पता है बंगाल के नवाब थे, जिनके खिलाफ प्लासी की लड़ाई हुई। इन्होंने कहा था कि मैं अंग्रेजों को समुद्र तक खदेड़ तो सकता हूं, समुद्र तक खदेड़ तो सकता हूं, पर समुद्र को सुखा नहीं सकता। यानी जब तक समुद्र रहेगा तब तक अंग्रेज रहेंगे, क्योंकि समुद्र पर राज करते हैं अंग्रेज। तो मैं समुद्र तक खदेड़ दूंगा, पर समुद्र को सुखा नहीं सकता, यानी वो समुद्र के रास्ते फिर से वापस आ जाएंगे। ये स्टेटमेंट सिराजुद्दौला का है। मुझे उम्मीद है कई सारे स्टेटमेंट्स आप शायद लोग पहली बार सुन रहे होंगे, मगर आप लोग को अच्छा लगेगा। एक स्टेटमेंट है टीपू सुल्तान का, शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना बेहतर नहीं है। टीपू सुल्तान, हर साल इनको लेकर विवाद होता है कर्नाटक में। कांग्रेस पार्टी और दूसरे लोग टीपू सुल्तान को एक राष्ट्रवादी मानते हुए उसकी जन्म बर्थडे पर सेलिब्रेशन करते हैं। बीजेपी ये मानती है कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं का कत्लेआम किया, तो वो उसका विरोध करते हैं। मगर टीपू सुल्तान पहला राष्ट्रवादी नेता था, तो उन्होंने क्या कहा कि भैया शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, मतलब बिंदास, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना बेहतर नहीं होता। काफिरों का दयनीय दास बनकर और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होने की अपेक्षा एक योद्धा की तरह मर जाना अच्छा है। ये भी टीपू सुल्तान ने कहा था कि भैया हम अंग्रेजों के पेंशन प्राप्त लोग नहीं बन सकते, हम मर जाएंगे, ये बेहतर है। ठीक है, हमारी प्रणाली, ये स्टेटमेंट जो है ना, ये डॉक्ट्रिन जो था ना ड्रेन ऑफ वेल्थ, उसके कंटेक्स्ट में है कि हमारी प्रणाली, हमारा सिस्टम उस स्पंज की तरह, स्पंज समझते हैं, स्पंज जो होता है ना जो पानी को सोख लेता है, तो उस स्पंज की तरह काम करता है, जो गंगा के किनारे से पानी सोखकर थेम्स के किनारे पर वर्षा करती है। ये जॉन स्लीमन ने कहा था। जॉन स्लीमन ने एक रेवेन्यू अधिकारी था कि हम गंगा का पानी सोख करके थेम्स में डाल रहे हैं। ये स्टेटमेंट भी आपको मेंस में लिखना है अगर आर्थिक नीतियों पर कोई प्रश्न आता है तो। देशभक्ति ही धर्म है और धर्म ही भारत के लिए प्रेम है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। भारत में सभी देशी राज्यों का खात्मा कुछ ही समय की बात है, ये डलहौजी ने कहा था जब वो भारत में हड़प नीति लेकर के आया था कि जितने भी देशी राज्य हैं बस थोड़े दिन के मेहमान हैं। याद रखना, इस पर क्वेश्चन बना है, ऑप्शन में लिटन भी था, रिपन भी था और डलहौजी भी था और वेलेजली भी था। तो डलहौजी ने कहा था कि कुछ समय बाद सारे देशी राज्य खत्म, पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों का, ये उसका स्टेटमेंट था। हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, किंतु अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को बहुसंख्यकों पर थोपा नहीं जा सकता, ये एटली ने कहा था। क्लीमेंट एटली, प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के उस समय जब भारत को आजादी मिली, इन्होंने कहा था माइनॉरिटी की सिक्योरिटी को लेकर के ये हमारी जिम्मेदारी है, मगर उनकी जिद को मेजोरिटी पर थोप नहीं सकते, ये उसका स्टेटमेंट था। ये अंग्रेज घुसपैठिया ही था जिसने सबसे पहले भारत, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा,
ये अंग्रेज घुसपैठिया ही था जिसने सबसे पहले भारत जो सूती वस्त्र की मां था, सूती वस्त्र नहीं कॉटन की मां थी, के माल को यूरोपियन बाजार से निकाला और फिर भारतीय बाजार में घुसकर भारतीय चरखे को तोड़ डाला। ये कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है दोस्तों। कार्ल मार्क्स बहुत महान थिंकर। तो उसने क्या कहा कि भारत सूती वस्त्र की मां थी और आपने इंग्लैंड भारत के वस्तुओं की डिमांड विदेशों में होती थी, तो पहले विदेश से भारतीय वस्तुओं को बाहर निकाला, फिर भारत में घुसकर के चरखे को तोड़ डाला। यानी उसने कहा था कि यार भारत में आर्थिक लूट का एक तांडव मचाया था अंग्रेजों ने। ये इस स्टेटमेंट का मतलब। स्टेटमेंट रट्टा मार लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम बेंटिक का एक स्टेटमेंट है जो कि महत्वपूर्ण है। भारतीय मैदानों में बुनकरों की हड्डियां बिखरी हुई दिखाई देती है। बुनकर मतलब हमारे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, लघु कुटीर उद्योगों के वाले लोग। उन्होंने कहा भाई भारतीय बुनकरों की हड्डियां हैं मैदानों में। ये उनका स्टेटमेंट था। ये कीन ने एक स्टेटमेंट दिया था। अब ये स्टेटमेंट जो है ना, इसको लेकर के मैं किसी राजा या किसी परिवार के खिलाफ बात नहीं कर रहा, पर जो स्टेटमेंट है मैं बस उस पर बात कर रहा हूं कि सिंधिया की वफादारी ने अंग्रेजों के लिए भारत को बचा लिया। सिंधिया की वफादारी ने अंग्रेजों के लिए भारत को बचा लिया। ये किन ने कहा था 1857 की रिवॉल्ट के संदर्भ में। जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सके उसे महात्मा गांधी ने कर दिया। उन्होंने शांति कायम कर दी। ये स्टेटमेंट है माउंट बैटन का। ये कब कहा? जब 1947 में दंगे हो रहे थे बंगाल में। बंगाल की एक जगह थी नोवाखली, वहां पर बहुत भयंकर दंगे थे और सरकार ने बहुत बड़ी सेना और पुलिस भी भेज दिया, मगर दंगे शांत नहीं हो रहे थे। गांधी जी गए, उन्होंने उपवास किया। उपवास में का इंपैक्ट पड़ा, लोगों ने दंगे बंद कर दिए और यहीं से लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको वन मैन बाउंड्री फोर्स का टाइटल भी दिया था कि उन्होंने दंगे शांत करा दिए। जो हजार लाखों लोग ना कर पाए, वो गांधी जी ने सिर्फ अपने एक मौन से और उपवास से कर दिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके गुलिस्तां हमारा। ये कहा था मोहम्मद इकबाल ने। आगे बढ़े। अगला स्टेटमेंट, एकीकृत बंगाल एक शक्ति है और विभाजित बंगाल टूटकर बिखर जाएगा। ये रिस्ले ने कहा था। रिस्ले वो व्यक्ति है जो बंगाल विभाजन के समय पर प्रमुख योजना बनाने वाला अधिकारी था। तो रिस्ले ने कहा था कि बंगाल एक है, टूटेगा, बिखरेगा। बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य ही था भारत की एकता को तोड़ना। ह्यूम चतुर और सज्जनवत है लेकिन कुछ सनकी लगता है, डफरिन ने कहा था। लॉर्ड डफरिन, जिसके समय पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ह्यूम भैया, कांग्रेस की स्थापना पर स्टोरी मैंने दे दी है, वीडियो बना करके आप लोग देख लेना। तो डफरिन ने कहा था कि ह्यूम चतुर है, सज्जन आदमी है, मगर कुछ सनकी सा है। ठीक है। महात्मा गांधी के कुछ स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है, वो ये है कि पब्लिक सेफ्टी बिल कानून की आड़ में नंगा नाच है। पब्लिक सेफ्टी बिल आपको याद है, जिसके लिए भगत सिंह और उनके साथ में बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बॉम्ब फेंका था। पब्लिक सेफ्टी बिल, उन्होंने कहा था कानून की आड़ में नंगा नाच है। और इसका ये ऐसा बिल था जिसमें भारतीय जो मजदूर हैं, जो हमारे लेबरर हैं, उनके हितों को तोड़ा जा रहा था। गांधी का एक स्टेटमेंट है, कांग्रेस सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय है। ये गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय है। मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। तिलक जब की डेथ हुई 1920 में, 1 अगस्त 1920 में, तो उन्होंने कहा था गांधी जी ने तिलक की मृत्यु पर कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया, जो मुझे प्रोटेक्ट करता था वो व्यक्ति चला गया। ये तिलक के बारे में कहा था गांधी ने। गांधी ने अंग्रेजी सरकार शैतान है, इसके साथ सहयोग संभव नहीं है, ये भी कहा था। ठीक है। गांधी जी के स्टेटमेंट इसलिए याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी इस देश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मरे हुए व्यक्ति हैं। मतलब जितने भी देश की आजादी के बाद या पहले जितने भी लोग शहीद हुए हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं,
उन सब में गांधी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति नहीं, विचारधारा है, और उनकी विचारधारा हमेशा जीवित है। इसीलिए उस विचारधारा पर प्रश्न आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि गांधी को भूलना कभी भी, आप गांधी को इग्नोर करके पीएससी भी नहीं निकाल सकते, ना आप गांधी को इग्नोर करके फ्रीडम मूवमेंट को समझ सकते हो। आप चाहे गांधी के विरोधी हो चाहे उसके समर्थक हो, मगर गांधी को इग्नोर करना अब असंभव है। और हमारे लिए ये बहुत पुण्य की बात है, गांधी जैसा व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा हुआ, जिसके कारण आधुनिक दुनिया भारत को सम्मान की दृष्टि से देखती है। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा था भाई अंग्रेजी सरकार शैतान है, इसके साथ सहयोग अब संभव नहीं है। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में पत्थर मिला। ये गांधी ने कब कहा था? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन वो प्रारंभ कर रहे थे, उसके पहले 1931 की ये बात होगी। तो फ्रीडम मूवमेंट में सिविल, अभी गांधी जी के मूवमेंट भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले उन्होंने कहा था, जब उन्होंने लॉर्ड इरविन को एक पत्र भेजा था कि भाई मेरी डिमांड मान लो, मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं करूंगा। तो उनकी डिमांड को ना लॉर्ड इरविन ने कचरे के डब्बे में फेंक दिया। तो फिर उन्होंने कहा था भाई मैंने तो रोटी मांगी थी मगर मुझे तो पत्थर मिला। और उसके बाद उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट का एक नया अध्याय स्टार्ट किया था, जिसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लेकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। ये विवेकानंद ने कहा था। यानी दुनिया में नदियां तो अलग अलग हैं, मगर समुद्र तो सब जुड़े हुए हैं। सारी नदियां लाकर अपना पानी समुद्र में बिखेरती है, वैसे ही सारे धर्म अपने आप में भगवान से हमको मिलाते हैं। यदि मुझे अकालियों जैसा, पंजाब चुनाव चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यदि मुझे अकालियों जैसा 1 लाख स्वयं सेवक मिल जाए, वॉलेंटियर, तो मैं 1 वर्ष के अंदर देश के लिए स्वराज जीत लूंगा। ये कहा था गांधी ने अकालियों के संदर्भ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये भी कहा था किसने? महात्मा गांधी ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो। अन्य देशों के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के दूसरे उपाय भले ही हों, मगर भारत के लिए अहिंसात्मक आंदोलन के सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है। ये भी गांधी ने कहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान। यानी उस समय दुनिया के कई सारे देशों में आंदोलन चल रहे थे। कई जगह पर लोग रूस की क्रांति का भी एग्जाम्पल देते थे कि हमें वैसा कर लेना चाहिए। कुछ लोग अलग अलग राय देते थे। तो गांधी ने कहा था देखो, हर देश के फ्रीडम मूवमेंट में उसकी एक ओरिजिनलिटी होती है। दुनिया के बाकी देशों में अलग अलग तरीके होंगे आज़ादी हासिल करने के, मगर भारत के पास सिर्फ एक ही है, वो है अहिंसात्मक आंदोलन। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मैं एक दिव्य दृष्टा नहीं हूं, मैं एक व्यवहारिक आदर्शवादी होने का दावा करता हूं। यह भी गांधी ने कहा था। हाँ, पब्लिक सेफ्टी बिल भारतीय गुलामी का नंबर 1 विधेयक है, ये मोतीलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बिल पे 2 स्टेटमेंट हुए हैं, एक गांधी जी का भी हुआ, एक मोतीलाल नेहरू का हुआ। ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे। लाला लाजपत राय ने कहा था कि जो A.O. ह्यूम है वो स्वतंत्रता के पुजारी हैं। भारत ने अपनी आवाज कांग्रेस से पाई है, ये मदन मोहन मालवीय ने कहा था। मतलब भारत की जो आवाज है, आवाज का मतलब हुआ कि एक नेशनल वॉइस, वो कांग्रेस ने ही दी है भारत को, ऐसा इनका मानना है। हमसे अधिक राजभक्त मिलना असंभव है, ये W.C. बनर्जी ने कहा था अंग्रेजों के संदर्भ में कि हमसे बड़ा राजभक्त नहीं मिलेगा आपको। अंग्रेजों के प्रति आस्था दिखा रहे थे वो कि हमसे बड़ा राजभक्त नहीं मिलेगा, W.C. बनर्जी ने कहा था। हमें अपने प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिलेगी अगर हम साल में एक मेंढक की तरह टर्राटे रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि हम, कांग्रेस के संदर्भ में कहा था उन्होंने कांग्रेस के कंटेक्स्ट में कि भैया आपको आज़ादी नहीं मिलेगी अगर आप साल भर में, कांग्रेस क्या करती थी कि एक बार बैठक होती थी, उसमें मिलते थे और कुछ अपनी बातें कर लेते थे। तो तिलक ने कहा कि आप एक बार टर्राते रहोगे। टर्राते मतलब मेंढक आप कब टर्राटे हैं पता है आपको? जब वो बारिश होती है, खूब आवाज आती है मेंढकों की, तो बोलते थे साल में एक बार टर 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 करते रहोगे, इससे आज़ादी नहीं मिलेगी। ये उन्होंने नरम दल के यानी मॉडरेट लोगों के बारे में कहा था। भारत 2 राष्ट्र हैं,
दोनों को अपनी मातृभूमि के शासन में समान भाग मिलना चाहिए। जिन्ना ही कह सकता है ऐसा स्टेटमेंट तो, कि भारत हम दो राष्ट्र हैं, मतलब हिंदू राष्ट्र अलग है, मुस्लिम है, दोनों को अपनी अपनी जमीन का हिस्सा मिलना चाहिए, दोनों को गवर्नमेंट मिलनी चाहिए। राजगोपालाचारी योजना में सड़े अंग और दीमक लगा है, जिन्ना ने कहा था। राजगोपालाचारी फॉर्मूला लेकर के आए थे मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता कराने के लिए, गांधी जी के कहने पर जिन्ना ने उनका विरोध किया था। क्रिप्स मिशन एक पोस्ट डेटेड चेक है, ये गांधी जी ने कहा। इस पर कई बार क्वेश्चन आए थे कि भैया पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को किसने कहा, क्यों कहा, तो गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। मैं बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। मैं बालू से, बालू मतलब रेत होती है, बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं, ये गांधी ने कहा था। कब? जब कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि हम आंदोलन प्रारंभ न करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन। पक्का? या भारत छोड़ो आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन, थोड़ा सोच समझ लीजिएगा। तो कांग्रेस के नेता ये बोलने लगे कि नहीं, अभी आंदोलन नहीं करना चाहिए, अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो गांधी जी बोले नहीं, अब तो आंदोलन करना पड़ेगा, और अगर कांग्रेस मेरा समर्थन नहीं करती तो मैं क्या करूंगा, बालू से कांग्रेस संगठन के बिना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो फिर कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन किया। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। विभाजन मेरी लाश पर से होगा, यह भी महात्मा गांधी ने कहा था। कई लोग ये कहते हैं गांधी के संदर्भ में कि विभाजन को वो रोक सकते थे, पर उनके स्टेटमेंट कुछ और ही बताते हैं। उन्होंने कोशिश की, मगर जो होना था वो हुआ। तो गांधी जी के बारे में विभाजन मेरी लाश पर होगा, ये महात्मा गांधी ने कहा। देशबंधु चित्तरंजन दास के बारे में गांधी जी ने कहा था कि वो मेरे साथियों में सबसे वफादार थे, साथियों में सबसे वफादार देशबंधु चित्तरंजन दास। मैं अछूत के रूप में पुनः जन्म लूंगा, ये महात्मा गांधी ने कहा था। अछूत मतलब जो हमारा हरिजन वर्ग है, अनटचेबल्स जिनको कहते थे, तो उसके रूप में मैं फिर से जन्म लूंगा, ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था, क्योंकि उन्होंने इनको हरिजन नाम दिया था। यह विदेशी पूंजी शोषण और लूट का तरीका है, दादा भाई नौरोजी ने कहा था। भारत के संदर्भ में जब अंग्रेज लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा ये विदेशी पूंजी जो है लूट का एक तरीका है। चाय के बागान लगाए थे अंग्रेजों ने, रेलवे चलाई थी अंग्रेजों ने, तो उन्होंने कहा ये लूट है और कुछ नहीं है। वो दिन दूर नहीं जब अंग्रेज स्वेच्छा से भारत छोड़कर चले जाएंगे, ये भी दादा भाई नौरोजी ने कहा था। उनका विश्वास था कि एक दिन ऐसा होगा कि हम अंग्रेजों को समझाने में कामयाब रहेंगे और वो अपनी मर्जी से देश छोड़कर चले जाएंगे। बाद में गांधी जी का भी यही मानना था कि अंग्रेजों को मजबूरी में ही देश छोड़कर जाना पड़ेगा, जो हुआ भी बाद में ऐसा ही। आओ हम घोषणा करें कि हम राजभक्त हैं, ये भी दादा भाई नौरोजी ने कहा था। देखो मॉडरेट लीडर हैं, मैंने शुरू में बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, मॉडरेट लीडर अंग्रेजों के राजभक्त थे। तो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि हम घोषणा करें कि हम राजभक्त हैं। कर्जन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत के विकास के लिए विदेशी पूंजी अनिवार्य शर्त है। तो विदेशी पूंजी पर दो स्टेटमेंट है। पहला, दादा भाई नौरोजी ने कहा कि विदेशी पूंजी शोषण और लूट का तरीका है। लॉर्ड कर्जन कहता है कि विदेशी पूंजी देश के विकास के लिए अनिवार्य शर्त है। ठीक है, दो स्टेटमेंट विदेशी पूंजी को लेकर। गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, ये चर्चिल ने कहा था उनके संदर्भ में कि भाई ये सेमी न्यूड फकीर आदमी है। चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है, ये कहा था अश्विन कुमार दत्त ने, क्योंकि 3 दिन चलता था नॉर्मली 26, 27, 28। तो उन्होंने कहा भैया 3 दिन का तमाशा है कांग्रेस का अधिवेशन और कुछ भी नहीं है, ये नरम दल के संदर्भ में उन्होंने कहा था। ठीक है, तो दोस्तों ये आधुनिक भारत के कुछ स्टेटमेंट्स थे जिन पर मुझे लगता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए, और इन स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल मेंस में, प्रीलिम्स में, दोनों जगह हो सकता है। इस लेक्चर को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और बाकी चीज़ों के लिए आप नॉलेज कैंपस के साथ जुड़े रहिए, टेलीग्राम पे और फेसबुक पे, इंस्टा पे, साथ ही साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें। तो थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। आपकी कोई भी डिमांड हो या कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे संपर्क करें। जय हिंद।